प्रणाम, नमस्कार। आज मैं सविता और आज हम लोग हैं पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान के साथ। हिंदी और मैथिली की बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका हैं। इनका एक बहुत प्रशस्त इनकी पृष्ठभूमि रही है। वह पृष्ठभूमि इनकी गांधीवादी चिंतन में रही है और साथ ही इन्होंने प्रभावती नाम की एक पुस्तक का जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से आई हुई है, इसका लेखन भी किया है। इसके अलावे इनके चिंतन के केंद्र में हमेशा जो महिलाओं का सशक्तिकरण रहा है, उसका एक अभिन्न भाग इन्होंने गांधीवादी जो एक परंपरा है, गांधीवादी जो आर्थिक जो मॉडल है, उसमें स्त्रियों को बहुत करीबी से देखा है। साथ ही जो मझौलिया गांव में मगन आश्रम, गांधी का एक बहुत प्रमुख आश्रम जो है या प्रमुख पहल कह सकते हैं, मगन आश्रम था, उसके साथ भी इनका बहुत करीबी का रिश्ता रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गांधीवादी पृष्ठभूमि के परिवार से आती हैं और इनके संस्मरण में गांधी और गांधी की खादी, गांधी की स्त्री सशक्तिकरण की सारी चिंताएं इनके केंद्र में रही हैं। बहुत करीबी से ये भींगी हुई हैं, उस पर लेखन करती रही हैं और उस पर बहुत बड़ी चिंतक भी हैं। आपका स्वागत है मैम। डॉक्टर खान नमस्कार जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के तहत मधुबनी शहर में एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, खादी ग्रामोद्योग, मधुबनी खादी ग्रामोद्योग संघ। उसके जर्जर होने की जो अवस्था है उसके बारे में चर्चा की थी। उस समय अचानक ही दिमाग में आया था कि आप हमारे बीच में हैं और सबसे पहले आप हमें संक्षिप्त परिचय दें कि किस तरीके से आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो गांधीवादी चिंतन में बहुत गहरे तक भींगी हुई है। जी, बहुत बहुत आपका आभार सविता जी कि आपने इस तरह के विषय पर बातचीत करने की सोची। ये साहित्य से इतर विषय है, सामाजिक क्रांति का विषय है। सामाजिक क्रांति हमेशा गांधी जी ने यही कहा है कि आप बिना खून बहाए बड़ी शांति से सामाजिक क्रांति कर सकते हैं। गांधी जी ने, लोग कहते भी हैं ये असंभव बात है कि चरखा से स्वराज मिल गया, तो चरखा से स्वराज का सिर्फ छोटा सा सीमित अर्थ ये नहीं है कि देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और वो चरखा से हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सब जानते हैं कि उसके लिए हर तरह की क्रांति हुई और देश आजाद हुआ, लेकिन चरखा से स्वराज मिला उसका कारण अनेक है। गांधी जी जब आए बिहार और सबसे पहले चंपारण आए और उन्होंने जो स्थितियां देखी, तो गांधी जी के मन में एक विचार आया और वो विचार स्वाभाविक था आना। जो उन्होंने स्त्रियों की दुर्वस्था देखी, जो वहाँ के मजदूरों की देखी, वो तो देखी ही, और जो खाते पीते घरों की स्त्रियों की भी दुर्वस्था उन्होंने देखी, तो उनका मन बहुत ही विचलित हो गया। स्वाभाविक है, गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा थी और वो मान लीजिए उनको आप जितना भी उनके विषय में आज कहें कि ऐसे दमित हुआ वैसे दमित, लेकिन भारत में बिहार और बिहार में मिथिला की स्त्रियां जितनी दमित थीं, इसके पासंग में कस्तूरबा बहुत ऊपर थी। तो इस लिहाज से गांधी जी द्रवित हुए, उनकी पत्नी कस्तूरबा भी द्रवित हुई। तब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो पहले हम सामाजिक क्रांति कर लें, तब तो हम राजनीतिक क्रांति की ओर आगे बढ़े। हमारी बात को अगर नहीं लोग समझेंगे तो कैसे होगा, और सिर्फ पुरुष ही समझेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आधी आबादी स्त्रियां हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों अगर साथ नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा। एक सामान्यीकरण वाक्य है कि स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया अगर टूट जाएगा तो रथ नहीं चलेगा। तो अगर हम क्रांति का रथ चलाना चाहते हैं तो हमको स्त्री को भी शिक्षित करना पड़ेगा। इस लिहाज से महात्मा गांधी ने एक बात ये दी। दूसरा, स्वावलंबन। सबसे बड़ा मुद्दा स्वावलंबन था। महात्मा गांधी ने स्वावलंबन को ही वहाँ का आधार माना। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए मिल का कपड़ा, विदेशी सामान का दाह करवाया, नष्ट करवाया।
तब फिर हम लोगों को क्या चाहिए करना, तो हमको अपना स्वावलंबन के लिए अपनी चीज, अपना ग्राम स्वराज्य उन्होंने शुरू किया। इस बात के लिए उनको यहाँ का ही आदमी चाहिए था। आप किसी भी स्थान पर अगर कुछ करते हैं तो आपको स्थानीय आदमी चाहिए जो वहाँ के रिवाज को, वहाँ के संसाधन को, वहाँ की भाषा, वहाँ की मनोवृत्ति सबको जाने, ऐसा ही आदमी उनको चाहिए। तो महात्मा गांधी ने यहाँ से ब्रजकिशोर बाबू जो उनको लाए थे, राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर बाबू मिल के लाए थे उनको। ब्रजकिशोर बाबू की बेटी प्रभावती जो उस समय छोटी लड़की थी, 12-13 साल की, उसे अपना साथ किया। साथ करके वो उसको ट्रेन करने लगे। कस्तूरबा ले गई अपने आश्रम साबरमती में और उन्हें समझाया, बुझाया और सिखाया। उस बीच में उसका विवाह भी हुआ। पहले ऐसा होता ही था, जयप्रकाश नारायण जैसे बाद में जो इतने यशस्वी हुए, ऐसे पढ़े लिखे बड़े आदमी के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन प्रभावती जी ने सेवा कार्य सीखा, उसको महात्मा गांधी ने उनके साथ, प्रभावती के साथ और लड़कियों को जो गुजरात और महाराष्ट्र की थीं और जो उनके आश्रम में रह के सीख चुकी थी, उनको उनके साथ भेजा, क्योंकि लोकल एक आदमी तो होना ही चाहिए जो प्रभावती थी। अब मेरे पिता जो थे मझोलिया गांव के, जगदीश चौधरी उनका नाम था, उनके पास बहुत जमीनें थी और वो बिल्कुल अकेले थे, उनको कोई नहीं था, एक बुआ थी। तो वो स्वतंत्र थे, कोई दूसरा हो सकता है कि उसका हाथ पैर पकड़ने वाला हो, लेकिन वो परम स्वतंत्र थे। तो उन्होंने गांधी जी के पथ पर चलना शुरू कर दिया, ब्रजकिशोर बाबू और धरणीधर बाबू के पीछे पीछे। और वहां पर आश्रम बनाने की आवश्यकता हुई, जिसमें उस समय के बड़े बड़े लोग थे जो विस्थापित टाइप से हो गए थे, क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे गांधी जी के चरण चिन्हों पे चल के। जैसे रामनंदन मिश्र जी थे और उनकी पत्नी थी, उनके बाल बच्चे थे, पंडित जी। तो पंडित रामनंदन मिश्र को भी रहना है, तब आश्रम बनाना चाहिए। तो गांधी जी का सबसे पहला आश्रम मझोलिया में बना और पिता जगदीश चौधरी जो उस समय मात्र 17-18 साल के थे, उन्होंने अपनी मौरूसी 20 बीघा जमीन उसको लिख दिया और उस आश्रम के व्यवस्थापक भी थे। और गांधी ये तो थे ही, क्योंकि वो वहाँ के जमींदार थे, रामनंदन मिश्र और उनकी पत्नी, उनके बच्चे। तो उनके देखा देखी बहुत सारी स्त्रियां पुरुष वहाँ आके रहने लगे। अब कर क्या रहे थे वहाँ? ट्रेनिंग क्या दी जा रही थी वहाँ? ट्रेनिंग दी जा रही थी खादी की। और गांधी जी का एक बहुत बड़ा मुहिम था वस्त्र का। वस्त्र सबसे पहले भोजन, वस्त्र और आवास। तो भोजन के लिए आप खेत से अनाज उपाइएगा, वो तो कहीं से इंग्लैंड से नहीं आएगा। वस्त्र के लिए तो आपको अपना वस्त्र तैयार करना होगा ना, जो आज से, जो उस समय से मतलब 1920 से 50 साल या 100 साल 150 साल पहले होता था, उसको लाना है, मतलब उसको रिवाइव करना है। तो उस चीज के लिए खादी आंदोलन गांधी जी का बहुत प्रशस्त चला। उसी खादी आंदोलन में वो मधुबनी के लक्ष्मी बाबू थे, लक्ष्मी नारायण झा नाम था शायद, लक्ष्मी बाबू वो थे। महात्मा और हमारे पिताजी लोग थे उसमें साथ, उनसे एक साथ लोग चलता था। तो खादी आंदोलन यही था कि गांव में सूत काटा जाएगा चरखा से। गांधी जी का एक यरबदा चक्र था, बाद में ये पेटी वाला चरखा आया, जिसको शायद रामायण चरखा कहते थे या ये चरखा आया। और इन दोनों चरखा, यरबदा चक्र और ये चरखा के बाद तो बाद में बहुत सारा उसमें विकास हुआ। लेकिन तत्कालीन रूप से रुई उपजाना, रुई मान लीजिए यहाँ अधिक नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत और गुजरात में कपास की खेती सब जानता है, अभी भी होती है। तो वहां से रुई आती थी और उसका पुनी बनता था और चरखा पर लोग चरखा काटते, सूत काटते। करघा लगाया गया, जो करघा और चरखा, सबसे ज्यादा करघा
सुंदर बढ़िया करखा मधुबनी में ही स्थापित हुआ। और मधुबनी का जो खादी भंडार था और खादी का पूरा परिसर था वो इतना अच्छा था, जो उसमें से उत्कृष्ट वस्त्र तैयार होते थे। सबसे सुंदर धोती और साड़ी जो पंडित नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जब उन लोग खादी पर उतरे तो उन लोगों ने खादी के वस्त्र यहीं से पहना। जी, आपने संभवतः अपनी पुस्तक में प्रभावती जो आपने लिखा है, संभवतः उसमें किसी पत्र का आपका जिक्र भी है। आप उसको मतलब हाँ, प्रभावती जी के नाम से नेहरू जी का एक पत्र है और कमला जी का। तो कमला नेहरू जो हैं उन्होंने लिखा है, वो पत्र इसमें है। वैसे बहुत सारे पत्र हैं, मैं चाहूंगी कि उसका पत्रावली छपे, लेकिन मैं आपको पढ़ के क्या सुना दूं जो कमला नेहरू ने प्रभावती जी को लिखा। सुंदर होगा, सुंदर लगेगा। हाँ, तो मतलब मधुबनी की साड़ियों का, मधुबनी के कपड़ों का कितना महत्व था, ये बताने के लिए मैं आपको ये पत्र पढ़। यही है नेशनल बुक ट्रस्ट से जो आई है पुस्तक, यही है आपकी? यही प्रभावती। यही पुस्तक जी, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से आई हुई है। आई है जी, काफी सुंदर पुस्तक। तो इसमें इसमें है प्यारी प्रभा, प्यार प्रभा, अगर तुम सॉरी प्रभा, अगर तुम यहाँ आ रही हो, अर्थात ये इलाहाबाद के आनंद भवन से लिखा हुआ है पत्र। उसके बाद सेवा सदन कलकत्ता से भी एक पत्र लिखा है उन्होंने, लिखा है प्यारी प्रभा, प्यार, अगर तुम यहाँ आ रही हो तो बिहार खादी भंडार से, मधुबनी से मुझको खादी की सस्ती साड़ियाँ अच्छे किनारे की दिखाने के लिए ला सको तो लेती। मुझे इंदु के लिए चाहिए, वह शांति निकेतन में साड़ियाँ ही पहनी। मैं महंगी तो पसंद नहीं करती कि वो पहने। 5-7 तारीख तक अगर आ सके तो अच्छा होगा, इंदु पसंद कर लेगी, तुम्हारी बहन कमला। ये तो 1934 का लिखा हुआ ये पत्र है। तो 1934 में ये स्थिति थी कि मधुबनी के वस्त्र पूरे भारत के सब इससे ऊंचा परिवार कौन होगा, पंडित नेहरू से ज्यादा शौकीन सोफिस्टिकेटेड परिवार कौन होगा। लेकिन आजादी की लड़ाई में वो सस्ती साड़ियाँ चाहती हैं, सस्ती लेकिन सुंदर बढ़िया किनार वाली, जो कि मधुबनी में बन रही है। और वो जो मधुबनी की साड़ियाँ उस समय जो चल रही थी, वो साड़ी अब नहीं बन रही है मधुबनी में। अब मधुबनी में कुछ नहीं हो रहा है। ये देख करके तो जरूर हम लोगों को दुख लगेगा। आज का जो अवसर है सविता, जबकि सारे मजदूर इस कोरोना टाइम में लौट रहे हैं अपने घर, उनके लिए काम नहीं है। तो काम तो हमारे यहाँ बहुत था, काम तो बिखरे पड़े थे। बिल्कुल, हमने उन काम को, उस सारे कामों को नजरअंदाज किया और हम यहाँ पहुँचे कि आज हमारे पास वो खादी भंडार तक नष्ट है, वो भी खत्म है। जी, आपने बिल्कुल सही इसको एक परिप्रेक्ष्य में बांध दिया है। मैं यही पूछ रही थी क्योंकि यह जो आपसे बातचीत है और यह जो अवसर है, यह इतना कठिन और इतने जिसको कह सकते हैं कि एक अंधकार के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत कठिन समय है। इस कठिन समय में इस बातचीत का या इस मुद्दे को अभी उठाने का जो एक कह सकती हैं कि उद्देश्य ही यही है कि जब ये भारी संख्या में 2 स्तरों पर हमारी लड़ाई है। एक तो स्वास्थ्य के स्तर पर है कि क्षति कम से कम हो, जो दूसरी है वो है आर्थिक पुनरुत्थान का। जो भारी संख्या में जो हमारे भाई बंधु आज गांव की तरफ लौट रहे हैं, अपनी माँ की तरफ लौट रहे हैं, वो माँ आखिरकार इतनी उजड़ करके बैठी है, खाली होकर के बैठी है। तो इसकी जो पूरी कहानी है वो आपके पास है। इस कहानी को आप जानती हैं, इस कहानी के किरदारों को आप जानती हैं। ये एक बहुत बड़ा साहित्य है, उजड़ने का साहित्य जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसकी जो पीड़ा है उसको आप समझ सकती हैं और इसके जो संस्मरण है आपके, आप चरखा समिति पटना
से आप बहुत करीबी से जुड़ी रही हैं, उसकी पदाधिकारी रही हैं आप। तो जो ये पूरा जो चरखा, खादी, गांधी और स्वायत्तता का जो पूरा एक संदेश है, उसको आप बहुत नजदीक से समझती हैं। कुछ संस्मरण हमारे साथ जो है वो साझा करें, आपसे आग्रह। जी। संस्मरण हमारे उनके साथ बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने स्वयं देखा है। और धीरे धीरे अब मैं 75 वर्ष की हो चुकी, और इस इतने उम्र में हमने बहुत कुछ देखा है, धीरे धीरे छीनते हुए, नष्ट होते हुए। जैसे मैं जब किशोर अवस्था में थी, उस समय तक मैं देख रही थी कि अभी तक खादी का कार्य हो रहा था, अभी तक बहुत सारा स्वावलंबन का कार्य हो रहा था, बहुत सारे आश्रम चालू थे, उन आश्रमों में स्वावलंबन का अनेक कार्य हो रहा था। जैसे मुझे याद है कि कारपेंटरी हो रहा था, लकड़ी के सामान बन रहे थे। और जैसे कि तेल, सरसों का तेल अभी आप खोजिए तो कहीं कोल्हू वाला तेल मिलेगा? मुश्किल, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, बाद में मशीन भी हुआ उनका, जो बैल नहीं चला कि मशीन चलाएगा, तो वो मशीन वाला भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये घानी तेल चल रहा था। उसके बाद आपको शहद, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी पालन होता था, शहद होता था। आज अभी अगर कोई बता रहा है, आयुष विभाग आपको बता रहा है कि आप गिलोय तो तुलसी ये सब मिला के, गिलोय को हम लोग मिथिला में गुरीच बोलते हैं। ये गुरीच की लत्ती घर घर है, घर घर होता था। गांव, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसके सबर्ब में गुरीच का लत्ती नहीं मिलता था। अभी ढूंढने से अगर नहीं मिल रहा है, अभी लोग पहचान नहीं रहे गुरीच को। कोई बच्चा गांव का पहचानता था, और वो कोई बड़ी बात नहीं थी गुरीच। तो हमारा ये सब जो कुछ हमने देखा है कि ये इस सब से दवाएं जो बनती थी, आज हम आयुष विभाग के डायरेक्टिव पर कुछ करने की सोचेंगे, या हम जो देखेंगे कि कहाँ पर नहीं मिलेगा तो चलो उसका रस ही पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं किशोरावस्था में। देखिए, हमारा महात्मा गांधी का जो कहना है, महात्मा गांधी ने भी ये सारे सत्व कहाँ से लिए हैं? अपनी परंपरा से लिए हैं। आपकी जो धार्मिक परंपराएं हैं, उन धार्मिक परंपराओं से आप सामाजिक सुधार का रास्ता निकाल सकते थे। जैसे आपको आंवला चाहिए, आपको गुरीच चाहिए, आपको तुलसी चाहिए, सब धार्मिक कार्यों के बहाने आपके ऋषि मुनि ने बांध दिया था। जी, बिल्कुल, बांधा हुआ था। और उसको महात्मा गांधी ने आपके जीवन में शामिल किया उस समय, जबकि आपको यूरोपियंस ने वो आपसे छीन लिया था, आपको बिल्कुल विस्मृत कर दिया था। इसको महात्मा गांधी ने स्मृति में लाया, लौटा के, और तब हमने अपने जीवन में ये देखा था। अब हमने ये देखा तो कि गांव की बेसहारा विधवा स्त्रियां जो थीं, वो खादी भंडार से ऊनी लाती थी, चरखा काटती थी, उसका गांठ बनाती थी, और अपने परिवार को चलाती थी उससे। वस्त्र भी ले लेती थी, मतलब चादर, कमीज, बच्चों के लिए, पति के लिए कुर्ता, धोती वगैरह तो लेती ही थी, साड़ी वगैरह भी मिल जाती थी, और पैसे भी कमाती थी चरखा काट के। बाद में तो ये स्थिति हुई कि जब अंबर चरखा आया, तब अधिक कमाई होने लग गई। अच्छा। तो अंबर चरखा थोड़ा ज्यादा कठिन हो गया था। तो आपको हम एक सूचना देना चाहते हैं, जो बहुत ही उपयोगी सूचना है। वो सूचना ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो बिहार खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे, 2-3 साल हुआ होगा, 3 साल, त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, उनका देहांत हो गया है 2-3 साल पहले। बुजुर्ग थे, लेकिन त्रिपुरारी बाबू ने एक अंबर चरखा और साधारण चरखा को मिक्स एंड मैच करके एक बड़ा हल्का चरखा बनाया। ओह, अच्छा। जिसमें एक साथ, त्रिपुरारी चरखा उसको कहा जाता है, उसमें एक साथ कई प्यूनी लगती है। अच्छा। और एक साथ ज्यादा आपको वो प्रोडक्शन होता है उसमें। उसी के साथ साथ उसमें कई तरह की चीजें बनती हैं। देखिए, आपके मन में, मतलब बिहार के मन में, मैं बिहारी कुछ पेरुकियल होना नहीं चाहती,
लेकिन चूंकि हमारे बिहारी मजदूर लौट के आए हैं, बिहारी स्किल्ड लोग लौट के आए हैं, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर यही सब इसी प्रकार से दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हो सकता है, आंध्र प्रदेश में हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? मऊ में आपके बिल्कुल बगल में आजमगढ़ में मऊ में हो सकता है, तो हमारे यहाँ ये काम क्यों नहीं हो सकता है फिर से? तो हम उस चरखा का उपयोग जो पूरी दुनिया कर रही है, मतलब पूरा भारत कर रहा है, हम अपने बिहार में क्यों नहीं उस चरखा का पुनर्स्थापना सदुपयोग करें? ये हम कर सकते हैं ना। उसके साथ साथ हम कपास की खेती बहुत होती है, वहां से आप रुई ला सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। आपके यहाँ पानी का स्थान है तो आपके यहाँ वो नहीं होगा, लेकिन कपास की खेती जहाँ होती है वहां से आप ला सकते हैं। आपके यहाँ जूट की खेती बंद हो गई है, बिल्कुल ठीक है, बहुत पानी होता है, जब वो जूट पानी में ही होता है, लेकिन जब अतीब हो जाता हुआ कोसी से, तब तटबंध बनने के बाद तो दिक्कत हो गई। लेकिन अगर जूट की खेती फिर से हम शुरू, बंगाल अभी भी कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम उसकी भी खेती कर सकते हैं। और जूट से वस्त्र बनते हैं, जूट से विभिन्न प्रकार की चीजें बनती हैं, जिनका अब पर्यावरण पर भी माने जो बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक की रस्सी, प्लास्टिक का वस्त्र, प्लास्टिक का हर चीज, उसको हटा के अब फिर तो जूट से की और क्यों नहीं लौट सकते हैं? बिल्कुल। तो हमारे पास काम करने के लिए अपना खादी का जो उपक्रम है, अपने स्वावलंबन का जो उपक्रम है, जिसे महात्मा गांधी ने कहा, उस उपक्रम को यदि हम शुरू कर देंगे तो हमारी ग्राम स्वराज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अकूट धन हम नहीं बटोरेंगे, लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे, बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप गांधी, खादी, गांव और स्त्री स्वावलंबन और समाज की अपनी आर्थिक स्वायत्तता को एक क्रम में देख रही हैं। और मेरे ख्याल से जो अभी जो हमारे जो जिस तरीके से गांधी को और गांधी के सपनों को पूरा करने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उसमें उस सपने में इसको कहीं ना कहीं जो है बहुत बल मिलना चाहिए, या अधिक ध्यान के साथ जो है वो मधुबनी और मधुबनी जैसे छोटे छोटे शहरों में जो हथकरघा और खादी दोनों ही किस्म के जो संघ हैं, उनको जीवित किया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहती हैं? हाँ, मेरा अपना विचार है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं और परिस्थितियां जो बन गई हैं, कुछ परिस्थितियां मतलब जिसको कहते हैं आपके नियंत्रण के बाहर हो गई हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी विश्वास नहीं जम पा रहा है जिन लोगों को, वो अपने अपने प्रदेशों में लौट रहे हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह सब अपने अपने प्रदेशों में लौट रहे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं जम पा रहा है। और ये एक अजीब तरह की महामारी है जो वैश्विक है, वो अपने हाथ में भी नहीं, ये सारी बातें। लेकिन स्वावलंबन इसलिए कि आप जब लौट के यहाँ आए, आपने बहुत सारे स्किल सीखे हैं, उसको भी आप नए तरीके से, पुराने काम को अगर नए तरीके से आप फिर से शुरू करना करें, फिर से शुरू करें, तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, या जिन राजनेताओं की जो मंशा है, या जिन समाज नेताओं की जो इच्छा है, राजनेता को आप थोड़ा स्वार्थी कह सकते हैं, समाज नेता स्वार्थी नहीं होता है। उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ ये चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हम फिर से लौटें, फिर से हम अपने जड़ों की ओर लौटें। तो शायद हम लोगों का जैसे चावल मिल बंद पड़ा है बिहार में, तो वो शुरू हो, जैसे ईख का, गन्ने का मिल बंद पड़ा है तो वो शुरू हो जाए, जूट मिल बंद पड़ा है वो शुरू हो जाए, पेपर मिल बंद पड़ा है वो शुरू, और नए नए उपक्रम भी शुरू हो जाएं जो हमारी जमीन से जुड़े हुए हैं। ये हम चाहते हैं। तो आखिर में मेरे ख्याल से बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है, आपने पूरे गांधी के सपने को ज्ञानवर्धक तरीके से बहुत ही समुचित शब्दों में यह स्थापित कर दिया कि गांधी का सपना आज भी साकार हो सकता है,
ये हमारी विल पावर और हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये देख सकें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आह्वान करें देश के युवकों को, सबसे पहले जो लौट कर के आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग लौट कर आ रहे हैं और अभी बिल्कुल दिशाहीनता की स्थिति है। कुछ दिन तो वो सरकार के जो खाद्यान्न सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है, उस पर संभवतः जो है वह निर्भर रह पाएंगे, पर बहुत लंबे समय में फिर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो उन्हीं महानगरों की तरफ उसी तरह जो है फिर से पिसने के लिए भागेंगे। आपका इस क्रम में आह्वान बहुत आवश्यक होगा डॉक्टर खान, कि आप उन युवकों से, ग्रामीण युवकों से, और खास करके जो हमारी देश की जो और बिहार के प्रशासन से, बिहार की जो राज्य सरकार है और देश के इसे शीर्ष इससे आप आह्वान करें कि खास करके मधुबनी की जो छोटी छोटी कुटीर उद्योग हैं और युवकों को जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स और लोन दे करके उनकी मधुमक्खी पालन की आपने बात की, खादी की आपने बात की, मसालों की और फर्नीचर के उद्योग की आपने बात की, ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को, मत्स्य पालन की आपने बात की, अगर सरकारी सहयोग उन्हें मिले तो बहुत कुछ शुरू किया जा सकता है और फिर से वही महानगरों की तरफ लौटने का क्रम जो है वह रुक सकता है। जी, आपने जितना कुछ कहा ये बहुत जरूरी बात है जी, और गांधी के सपनों को साकार करना है तब ग्राम स्वराज होना चाहिए। जी, और ये जो बाहर से युवक लौट के आ रहे हैं, यदि हमारा प्रशासन, यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री से तो हम अपील करते ही हैं कि अगर वो अपने इन नवयुवकों का अभी सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर कब अवसर आएगा कि ये सदुपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल। अभी सारे लोग आए हैं और उनको अगर उनके अंदर आप विश्वास पैदा नहीं करेंगे तो फिर वो जरूर लौटने को विवश हो जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो आप जो इसलिए सहयोग देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जी, जो हमारे समाज के जो लोग हैं और जो अभी इससे कुछ दिन पहले अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां बाहर की बड़े बड़े कंपनीज को छोड़ करके, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ करके गांव लौटे हैं और व्यवसाय शुरू किया है और खेती और जल से संबंधित। तो उन लोगों को भी चाहिए कि मार्गदर्शन दें इन लोगों को और एक संगठन बनाएं। और खादी बड़ा व्यापक शब्द है। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं है, जो खादी का कपड़ा नहीं, खादी एक जीवन शैली, बहुत व्यापक है, जीवन शैली। तो उस पूरी जीवन शैली को कैसे उतारें, ये जो हमारे अन्य युवा है, पढ़े लिखे युवा, उन लोगों में ही ये मादा है कि वो ऐसे नवयुवकों को यहाँ पर रखने के लिए, बिहार में रहने, बिहार का नव निर्माण, उसमें भी मधुबनी, मिथिला का विशेष रूप से, क्योंकि मिथिला एक सजग स्थान है। इस सजग स्थान और उर्वरा मिट्टी है, नदियों से सिंचित जमीन है, तो इस नदियों से सिंचित जमीन को, उर्वर स्थान को फिर से जीवित करें। ये तो जो यहाँ पहले से युवक रह रहे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं, वो दोनों मिल के करें। इनका साथ देने के लिए प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नहीं साथ देंगे या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह है वो नहीं साथ देंगे, तब तक ये सब बहुत ज्यादा संभव नहीं होता है। घबराहट कम हो, इसके लिए आश्वस्ति दें, ये जरूरी है। तो ये तो युवक सबसे अधिक आए और उन्हीं से काम होगा। विचार देने के लिए हम बुजुर्ग हैं। जी, बिल्कुल। बाबा का वो कथन, नवतुरिया आबो आगा, तो मेरे ख्याल से जी बिल्कुल अभी सार्थक जैसे लग रहा है कि कानों में उनकी ध्वनि जो है वो बाबा का भी यही कहना था कि गांव में आओ, गांव का काम करो, गांव देखो। उनको भी सदा अपने धरती से, धूल से बहुत प्यार था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो धरती और धूल से प्यार करता है वही कुछ निर्माण कर सकता है। जी, जी, जी। उसकी जमीन बड़ी बड़ी पक्की होती है। इसके साथ आप और कुछ कहना चाहेंगी आज के हमारे खास करके इस स्त्री स्वावलंबन, गांधी और खादी के संदर्भ में आप और कुछ कहना चाहती हैं? मैं हमेशा स्त्रियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बहुत सारा काम हो गया है मशीनी
तरीके से। आपके जीवन पद्धति में जो पहले आप 4 बजे उठ के जो करते थे, उसमें मशीनों ने बड़ा आसान कर दिया है। अब चक्की नहीं आप पीस रहे हैं, अब चूड़ा और धान नहीं कूट रहे हैं, मिथिला की स्त्रियों को कह रहे हैं। तो आप इसके अलावे क्या करना चाहिए जिससे कि आप राष्ट्रीय फलक पर आए, कुछ आमदनी भी हो और कुछ काम भी हो जाए? ये क्यों नहीं आप कर रही हैं? बीच में अगर मान लीजिए किसी तरह का इस तरह की सुविधाएं आ गई थी आपके पास कि आप कुछ मतलब प्लास्टिक वगैरह ले आती थी, तो वो सब अगर सुविधाएं समाप्त हो गई हैं अब पर्यावरणीय दृष्टि से फिर से सिक्की आवाज थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, सिक्की मोच वगैरह का जो काम ये लोग छोड़ के बैठी थी, सिलाई कढ़ाई का काम छोड़ के बैठी थी। देखिए इन लोगों में सब कुछ हुनर है, सारे हुनर हैं, सिर्फ चरखा काटने से नहीं होता है, अन्य हुनर भी तो हैं। आप चटाई बनाती थी तो उस चटाई का एक मॉडिफाइड रूप आप कर सकते हैं, जो उसके बैग्स बना सकते हैं, उसके बहुत सारे बर्तन बना सकते हैं, अब बनाते थे आप। मूल आपका जो संदेश है वो श्रम का, स्त्री श्रम का है। जी हाँ, श्रम। तो स्त्रियां अगर श्रम करेंगी तब उनके पास साधन होंगे तब वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगी, और जब जीवन स्तर आप सुधार सकेंगी तभी सिर उठा करके लोगों के सामने चढ़ सकेंगी। स्त्री अगर अपनी सत्ता को बिल्कुल पुरुष के बराबर करना चाहती है तो उसको श्रम करना नए तरीके से सीखना होगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सहमत हूँ। यही मेरा संदेश स्त्रियों के प्रति। बहुत बड़ा संदेश है, बहुत कारगर संदेश है। हम लोगों की मैथिली में कहावत भी है, नैहर जो बेटी सासुर जो, बहिया डोला बेटी कत्तो को। तो कहीं पे भी आप नैहर रहें, सासुर रहें, पर आप अपने श्रम के बल पे कहीं पे भी वो आबाद रह सकती हैं। और एक इस संदेश के साथ, आपके इस संदेश के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना संभवतः अभी के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और नवतुरिया के साथ साथ ही हम सबने देखा है, और हमारे बीच यह एक साझा हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है कि स्त्रियां ही जब आगे आती हैं, कुछ करती हैं, और खास करके जो मिथिला है वो शक्ति का स्थल है, तो शक्ति की जो आवाहन आपने उनको एक नया दायित्व सौंपा है। आशा करती हूँ कुछ न कुछ उससे निकल कर आएगा, बड़ा निकल कर आएगा। मधुबनी खादी ग्राम उद्योग संघ के अपील को और उसकी पुनर्स्थापना को लेकर के समाज और राज्य सरकार जो है सचेत होगी, और आपकी बात को सुनी जाएगी, आपका अपील जो है वह उसका मान रखा जाएगा। इसी के साथ अभी विदा लेती हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।